अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं जी? वेलकम बैक। क्लास 10, पहला पहला साल जब आपने फिजिक्स लेनी है, जरूरी है। अच्छा प्लीज मुझे ये बता दो कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जितना ज्यादा रिस्पांस जल्दी करोगे उतना हमारा टाइम बचेगा और क्लास हो जाएगी मजेदार किस्म हाँ की। सर, आवाज आ रही है। आ रही है, बस ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी आर बिगिनिंग विद द फैक्ट्स। अच्छा जी, क्लास 10 का सिलेबस मेरे बच्चों, यू हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हमें ये अंदाजा है कि क्लास 10 में हम लोग फर्स्ट टर्म में आके ये पढ़ते हैं और सेकंड टर्म में वेव्स वगैरह पढ़ेंगे। थर्मल फिजिक्स का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो वी गेट टू वर्ड्स, नंबर वन इज थर्मल, नंबर टू इज फिजिक्स। तो इसका मतलब वी आर डिस्कसिंग विद द आइडियाज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, रिलेटेड टू हीट, ब्ला ब्ला ब्ला। पहला पहला टॉपिक दैट इज काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। मेरे सामने यहाँ पे ये किसी किस्म के नोट्स नहीं है, नोट्स आई हैव शेयर्ड टू यू ऑल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के भी नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं एंड आई हैव शेयर्ड द नोट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज वेल। तो ये मेरे सामने सिलेबस की कॉपी है दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन। स्टेट्स ऑफ मैटर इज द फर्स्ट टॉपिक दैट दे वांट कि हमें आना चाहिए। नो द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बहुत जो है ना वो मासूम सा टॉपिक होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, जो तुम लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बन गई ये टॉपिक। बस सिंपल आपको टॉपिक में ये चीज याद रहनी है कि लेट मी टेल यू हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स में वी आर ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें सबसे पहले दे वांट कि भाई बच्चे को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्योंकि आई हैव प्रोवाइडेड यू नोट्स एज वेल, तो लेट मी ओपन दोज नोट्स एज वेल विद मी। हियर वी गो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल या काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर हम इसको कह सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट अ लिक्विड हैज। अच्छा, ये हैं जी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि सॉलिड की हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें जो काम की चीजें हैं वो, जिसमें आपने लाजमी इसको देखना होगा, कंप्रेसिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्लो रेट एक बार चेक कर लीजिएगा कि गैसेस एंड लिक्विड्स कैन फ्लो बट सॉलिड्स कैन नॉट। तो ये फ्लो वाला केस आप लोग लाजमी देख लीजिएगा एक बार इसको। बाकी द सेंटेंसेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, इन चीजों की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट दिस टाइम ओ लेवल वांट्स, सीआई एग्जामिनर वांट्स कि आपको इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, शेप, कंप्रेशन, मोशन, ये 5 बातों में डिस्टिंग्विश होना चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बट गैसेस में वीक अट्रैक्शन, राइट? फोर्सेस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, लिक्विड में पार्टिकल्स आर लिटिल बिट फार, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अगर हम शेप की बात करते हैं तो इट इज मेंशनड ओवर देयर कि सॉलिड हैज फिक्स शेप, लिक्विड की जो शेप है वो कोई फिक्स नहीं होती। टेक द कंटेनर एंड गैस इंटायरली फिल्स द कंटेनर। फर्दर कंप्रेशन में अगर हम आए तो सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स भी इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते, बट गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। इसका डायरेक्ट रिलेशन जो बनता है वो बनता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से, कि भाई पार्टिकल डिस्टेंस दूर है तो कैन बी कंप्रेस्ड और करीब है तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वाला केस।
मोशन ऑफ द पार्टिकल्स में वाइब्रेशन अबाउट द फिक्स पॉइंट है। लिक्विड के पार्टिकल की मोशन कैसी होती है बेटा? रैंडम मोशन होती है। एंड गैस के पार्टिकल्स की भी रैंडम रोटेशन है। बट अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो वी वुड बी एबल टू नो कि सॉलिड पार्टिकल्स में ओनली वाइब्रेशन टेक्स प्लेस, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में दे कैन मूव अराउंड द अदर पार्टिकल्स। रैंडम मोशन ही है लेकिन वो मोशन क्लस्टर की फॉर्म में है। हाउ दे आस्क दिस टॉपिक इन द क्वेश्चन विल, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके ओके, नहीं है, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेज के तमाम गैसेस, तमाम सॉलिड एंड लिक्विड सब बने हैं स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से एंड दे आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्लीज मुझे जो है ना वो अलाउ कीजिएगा कि मैं एटम को मॉलिक्यूल कह सकूं और मॉलिक्यूल को एटम कह सकूं। हालांकि केमिस्ट्री सेज कि आप एटम को मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को एटम नहीं कह सकते, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द केमिस्ट्री हियर। हम यहाँ पे फिजिक्स की जबान में बात कर रहे हैं। तो असल में एग्जामिनर कहता है कि बच्चे ने एटम लिखा हो तो भी एक्सेप्ट कर लो, और अगर मॉलिक्यूल लिखा हो तो भी आप उसका आंसर एक्सेप्ट कर लें। इसलिए मैं इसकी फर्दर डिटेल में और इसकी पीएचडी में जाने के मूड में नहीं हूँ। सो तमाम गैसेस, तमाम सॉलिड एंड लिक्विड आर मेड अप ऑफ स्मॉल tiny particles called atoms or molecules. And the next is कि gas particles are always in continuous and random motion. ये जो बात है ये बहुत टेक्निकल बात है और इसको आप बार बार कोट करते हैं while writing your answers. Whenever you are drafting your answers according to CIE, so you have to link this point with your answers. Sometimes they ask state and explain, तो state तो आप कर देते हैं, explanation में इस तरह की चीजें वो they need. थर्ड पॉइंट जो कि इसमें मेंशन नहीं है, आई वांटेड इट टू मेंशन in a short form कि kinetic energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature of the molecules. Molecules का temperature बढ़ेगा and their vibration will increase and soon their kinetic energy will also increase. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो आप किसी एक चीज को दूसरे पर डिपेंड नहीं करवा सकते। इफ यू हैव, अच्छा इसकी एग्जांपल बड़ी प्यारी कॉमन सी एग्जांपल है। अगर आपके पास एक वाटर बॉटल है, सुबह सुबह आपको जो है ना वो स्कूल की या आपने फ्रीजर में रख दी थी, रात भर वो पानी फ्रीजर में रहा है और वो बर्फ बन चुका है, एंड नाउ यू वांट कि नहीं भाई मुझे तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, बर्फ पी थोड़ी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? यू टेक द बॉटल एंड यू स्टार्ट मूविंग इट अराउंड। उसको आप जो है ना वो मूव करने लग जाएंगे बॉटल को। बॉटल जैसे जैसे मूव करेगी उसके अंदर जो बर्फ है दैट विल स्टार्ट मूविंग और उससे वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, यानी बर्फ को पानी बनने में कम टाइम लगेगा अगर आप उस बॉटल को मूव कर रहे हैं तो। बट अगेन we will be coming towards the past paper, so you will get to know how other things that they can ask related to this point. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। जनाब ये चार काम होते हैं मॉलिक्यूलर मोशन के साथ। व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो और विगरस हो जाती है। एंड टेम्परेचर बढ़ने से इवेंचुअली कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं विच रिजल्ट इन मोर प्रेशर। तो अगर हम कॉज की बात करें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ गैस प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ द गैस का एक इकलौता कॉज है, और वो इकलौता कॉज क्या है कि जी गैस पार्टिकल्स जैसे ही किसी कंटेनर में आते हैं तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर। लेट्स सपोज दिस इज कंटेनर ए, ये हमारा कंटेनर बी है। हमने सेम अमाउंट ऑफ गैस इसमें भी और इसमें भी जो है ना वो एंटर करवा दिया। एंड व्हेन द गैस पार्टिकल्स विल बी हियर, तो वो थोड़ा सा दूर होंगे, और गैस पार्टिकल्स अगर यहाँ हैं तो वो थोड़ा सा करीब होंगे। एंड हियर दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, वो कोलाइड करेंगे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। इसलिए आपने देखा होगा कि स्मॉल कंटेनर में गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। कंटेनर इज स्मॉल सो प्रेशर विल बी मोर।
और प्रेशर ज्यादा होने का रीजन मेरा बेटा ये है कि इसका गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है विद द वॉल ऑफ कंटेनर वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये वॉल्स इफ दे आर नियर बाय तो गैस के मॉलिक्यूल्स बार बार उनसे जाके टकराएंगे, बट द वॉल्स आर फार अपार्ट, यानी कंटेनर अगर बड़ा है तो गैस के पार्टिकल्स का जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होगा। सो हियर वी गो, प्रेशर ऑफ द गैस की हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेरा बेटा है क्या चीज? इवेपोरेशन बेसिकली वेपराइजेशन को ही थोड़ा सा हम चेंज करके इसकी बात करते हैं। लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड। जी ना, क्या बोलो? जी पुत्र बोले। अच्छा, ऑडिबल तो हूं ना मैं? हेलो, आई वांटेड टू ओपन माय बोर्ड, व्हाइट बोर्ड तो अच्छा चल, लेट्स गो फॉर द न्यू फाइल, राइट। तो नाउ द टॉपिक इज इवेपोरेशन मेरे बच्चों। इवेपोरेशन में व्हाट वी गाइस डू इज, पहले तो ये देख लें कि इवेपोरेशन है क्या ना। इवेपोरेशन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस at room temperature. This is the सस्ती मजबूत टिकाऊ definition of evaporation. कि लिक्विड जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है रूम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और अगर यही काम बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा हो तो द डेफिनेशन becomes vaporization. If liquid is converted into gas at room temperature तो this is evaporation। और अगर यही काम लिक्विड को बॉयल करके हम करवा रहे हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट तो हम उसको वेपराइजेशन का नाम देते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में व्हाट वी गाइस हैव इज एनी ऑफ द लिक्विड एंड वी नो दैट कि लिक्विड में जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो पार्टिकल्स टॉप पर आ जाएंगे। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, वो टॉप पर आते हैं तो दे मूव अलोंग विद द एयर। हवा चलती है, एयर विल ब्लो एंड एयर उन पार्टिकल्स को विल टेक अलोंग। तो ये वाले पार्टिकल्स एयर के साथ ट्रेवल कर जाते हैं और ये यहाँ से हट जाते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। जी हिबा बोले। हेलो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मुझे आप बता सकते हैं कि जब लाइक गैस काइनेटिक गैस थ्योरी में जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो क्या कोई एनर्जी गेन और लूज होती है? नो, देयर इज नो एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस। ये जो कोलिजन्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन मतलब देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, वरना तो गैस पड़े पड़े जो है ना वो गर्म होती रहती है, ठंडी होती रहती है, राइट। जी हेलो। नकिया 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 नहीं। आई एम टेलिंग यू टू बी अनम्यूट बट लेट्स सी। क्या आप अपना क्वेश्चन मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे लिख के दे दें इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। ओके, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जो चार बातें आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, दे आर एट द टॉप, पहली बात। दूसरी बात ये कि व्हेन एयर विल ब्लो it will take the first surface of the molecules with them. तो air take molecules along, जिससे पहली सरफेस, प्लीज ये याद रखिएगा
कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ओनली। तो इसका मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये मॉलिक्यूल एयर के साथ ट्रेवल कर जाएंगे और फर्स्ट सरफेस जो है ना लिक्विड की, वो पहली सरफेस विल मूव अलोंग। तो पहली सरफेस तो आपकी जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो गई। फिर फर्दर एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब जो ये सेकंड वाली लेयर थी ये एक्सपोज हो गई है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो अब ये इस लेयर के जाने की बारी है। और फिर थर्ड लेयर, तो इस तरह लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन का प्रोसेस विल टेक प्लेस। इफ यू कम टुवर्ड्स द नोट्स, तो प्लीज ये देखो, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग रैंडमली विद डिफरेंट स्पीड्स। ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक लिक्विड है तो लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड पे हैं, नहीं। मॉलिक्यूल्स को ये नहीं पता होता कि भाई हम सब लोगों ने स्पीड एक जैसी रखनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से 30 एक ही लेवल पे नहीं समझ सकते किसी बात को। किसी को वो चीज देर से समझ में आती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को बिल्कुल नहीं आती है, और किसी को बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं आती है। ठीक है, तो लेकिन 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 हर केस में हम कोशिश जरूर करते हैं तो समझाने की, समझने की। बट द थिंग इज, जिस तरह हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, उसी तरह हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो भी डिफरेंट होती है। दे मूव विद द रैंडम स्पीड। अब उस रैंडम में से जो जरा हाई स्पीड वाले हैं, इसकी मैंने जब मैंने इसको क्लास में भी काम करवाया था तो मैंने एग्जांपल दी थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लास में अच्छे ग्रेड्स वाले जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं। तो आप यही समझ लो कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लास के अच्छे ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, टॉपर्स। पहली बात, टॉपर हमेशा आगे बैठेगा। दूसरी बात, टॉपर हमेशा जो है ना वो स्कॉलरशिप लेके बाहर भाग जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है वो क्लास के टॉपर की तरह बिहेव करते हैं। जी बोले। हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हसन साहब। सर हसन नाम है मेरा। जी 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 जी। इज देयर एनी क्वेश्चन बच्चे? ये सही जा रहा है? सर लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट सर हीट। लेटेंट पे आने वाले हैं, सर लेटेंट पे आने वाले हैं, आएंगे आएंगे। अच्छा सर। वी आर कमिंग टुवर्ड्स इट बच्चे। सर पर टेम्परेचर में इंक्रीज कैसे आता है ये बता दें। ये भी जब हम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो आएंगे। फिलहाल तो मुझे कहा गया है कि स्टार्ट से लेके चलना है ना, दैट्स व्हाई। अच्छा ओके। ठीक है ठीक ओके है। सर। ऑल राइट ऑल राइट। थैंक अच्छा, here we go। चलो, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो these are few points मेरे बच्चों। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एट रैंडम स्पीड। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी डेली लाइफ, ताकि आपके जहन में रहे कि हाँ भाई क्या सीन है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो सरफेस पे आएंगे। एंड अच्छा प्लीज ये भी याद रखिएगा, द मॉलिक्यूल्स विच आर मोर एनर्जेटिक आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, अब क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा है, दे आर अट्रैक्टेड। देखो हम लोगों ने ये बात कर ली है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल्दो इनकी काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर, लेकिन फिर भी दे आर अट्रैक्टेड बाय द बॉटम लेयर। तो अब इनकी एनर्जी इतनी हो चुकी है कि इनको बाकियों की जो अट्रैक्शन है वो फील नहीं हो रही, या दे कैन ओवरकम दैट अट्रैक्शन। प्लीज याद रखिएगा कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम द लिक्विड अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड एज वेल। मतलब ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान एक अट्रैक्शन है, बट क्योंकि इनमें एनर्जी इतनी आ गई है कि अब ये कहते हैं नहीं भाई हमें आजाद करो, जाने दो, तो एयर विल टेक देम अलोंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपके जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं उनमें भी आ सके। सो and they escape the surface of the liquid, this effect is called evaporation। evaporation की definition हमारे पास आ गई।
The very common definition is कि liquid gas में convert होता है at room temperature. This is called evaporation. अब there are few factors on which evaporation depends. अगर temperature ज्यादा होगा तो rate of evaporation will increase. Evaporation faster rate पे होगी. ये आप लोग करके देख सकते हैं कि अगर आप कपड़े को गीले कपड़े पे इस्त्री मारते हो तो वो जल्दी सूख जाता है एज कंपेयर टू उसको धूप पे सुखाते हो. तो क्यों? क्योंकि कपड़े का सूखना इज एवेपोरेशन. अब अगर आप उस पे इलेक्ट्रिक आयरन को जो है ना वो रखोगे तो इलेक्ट्रिक आयरन एक गर्म ऑब्जेक्ट है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और एवेपोरेशन तेज हो गई. सेकंड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक और, तो जो आपका हेयर ड्रायर्स है ये भी इसी फिनोमेना पे काम करते हैं कि हेयर ड्रायर आप जब ऑन करते हो तो हेयर ड्रायर की जो एयर है उसका टेम्परेचर इज ग्रेटर, इसलिए बाल जरा जल्दी सूख जाते हैं. मैं अब स्ट्रेटनर्स पे आऊंगा तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आपको तो सब कुछ पता है. तो बिल्कुल मुझे सब कुछ पता है. ये सारी फिजिक्स जो है ना वो सारी फिजिक्स आपकी आसानियों के लिए बनी है. तो हेयर ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स, ये सारी चीजें बेसिकली दे यूज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर आपने कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो उनको आप फैलाते हैं हमेशा, कभी भी उनको आप तय करके नहीं रखते. मतलब आप उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा करोगे कपड़े का उतना वो जल्दी सूखेगा. मींस सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विद द एयर. अब जितनी ज्यादा एयर जितने ज्यादा सरफेस एरिया को हिट करते हुए आएगी उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. जी हिबा. हाँ तो बोलो. क्या वो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या वेपर पे भी डिपेंड करता है, वाटर वेपर पे? क्या रेट रेट ऑफ ऑफ इवेपोरेशन क्या वाटर वेपर से भी डिपेंड करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर मतलब वो वेपर्स पे इवेपोरेशन मतलब क्या? देखो वाटर तो वेपर में कन्वर्ट होगा ना. वाटर तो वेपर में कन्वर्ट लाइक होगा ही जो होगा. वाटर वेपर का लाइक प्रेशर होता है, वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है. वाटर वेपर का जो अपना प्रेशर है, हाँ बिल्कुल प्रेशर पे तो डिपेंड तो करता है. उसमें भी बिल्कुल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो इट विल हैव अ चेंज, इट विल हैव इफेक्ट. ये देखो ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम आते हैं. वी आर कमिंग टुवर्ड्स दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब तक हम लोगों ने बात की है बेटे इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एवेपोरेशन फास्टर हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ाने से एवेपोरेशन फास्टर हो जाएगी. अगर एयर ड्राई है तो एवेपोरेशन विल बी फास्टर. याद रखिएगा, ड्राई एयर will increase evaporation. Okay, next is increase of the wind speed. Wind speed अगर ज्यादा हो जाएगी यानी हवा तेज चल रही है तो we know that कि evaporation का rate fast हो जाता है. Decrease in the boiling point and decrease in the atmospheric pressure, ये दो चीजें भी हमारे पास हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. यानी जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम मिल रहा है. जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं. डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ और तुम लोग को जो है ना वो देयर इज नो 100%, नथिंग इज 100%. तो ऐसे नहीं है. देयर इज ओनली अ रिफ्रेशिंग थिंग. आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं सिर्फ वो रिफ्रेश हो रही हैं. एंड देन वी विल बी कमिंग टुवर्ड्स द पास्ट पेपर टू चेक कि कितना समझ में आया और कहाँ कहाँ पे स्टिल लैकिंग है, उसको भी हम फिल कर देंगे इंशाल्लाह. डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट भी इवेपोरेशन को बढ़ा देता है. देखो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा ऑब्जेक्ट का उतना इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी. आपको ये पता है कि आप लोगों ने थिनर शायद इस्तेमाल किया होगा. आप अपने एक जो है ना वो हाथ पे थिनर का एक ड्रॉप डालें, दूसरे हाथ पे पानी का ड्रॉप डालें तो यू विल नोटिस कि थिनर जो है ना वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा एज कंपेयर टू वाटर. तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज देयरफॉर थिनर जो है ना क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट कर जाता है. तो दोज लिक्विड्स दैट हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट आर their evaporation rate is greatest.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 मार्क का क्वेश्चन है मेरा बेटा इवेपोरेशन का अक्सर, और उन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करें इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस की, तो खुद सोचो कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब लिक्विड को लीव कर देंगे तो ओवरऑल लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और हमने अभी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना। मतलब कि आप अगर एक ग्लास में पानी रखते हैं, रात भर वो पानी रखा रहता है, सुबह यू विल नोटिस कि नॉर्मल टैप वाटर से वो पानी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लास में पड़ा। हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों? राइट, तो वी आर डिस्कसिंग ऑन के रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। उसका रीजन is this: during evaporation molecule gain heat energy from the surrounding, more energy molecule escape, take a lot of energy with them, hence the average kinetic energy of remaining molecule decreases, due to which temperature falls. Therefore evaporation is a cool. जी हिबा, nobody's there I think. हेलो बच्चों, am I audible? Yes. all right, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। राइट जी, सो इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क्स में मॉलिक्यूल गेन हीट एनर्जी, ये रहा मॉलिक्यूल्स, more energetic molecule escape and take a lot of energy with them, due to which remaining molecules की kinetic energy कम हो जाती है and temperature falls। तो ये बातें आपके आंसर में होना जरूरी है। If they are asking you कि why evaporation is a cooling process या how evaporation is a cooling process, ठीक है, यानी evaporation से टेम्परेचर कम होता है चीजों का, ये बिल्कुल। चलो इसकी एग्जांपल्स में हम लोग पास पेपर के क्वेश्चंस कर लें, सो दैट वी विल एबल टू नो कि हमें कितना परसेंट वी आर अप विद। सो हियर इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, और पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। A swimmer climbs out. I think मेरी स्क्रीन विजिबल है। हेलो, राइट, फिर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल। इज इट विजिबल नाउ? Yes. Okay, okay, okay. यस, अब आ रही है रिजल्ट। राइट। अब आई डोंट नो, ओके, ये प्रॉब्लम होती है डिस्टेंट लर्निंग की। सबसे बड़ा जो मसला है ना वो यही है कि आप बोले जा रहे होते हो एंड कोई डायरेक्टली फीडबैक नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से द टीचर लाइक मी हु वर्क्स ऑन द फीडबैक, जो अपनी प्लानिंग फीडबैक देख के चेंज कर सकता है, वो भी बेचारा जो है ना वो फिर पढ़ा नहीं पाता कि यार चलो चले। These are some constraints, let us go with these constraints. Okay, first MCQ: a swimmer climbs out of a swimming pool on a warm dry day. Almost immediately he began to feel cold. अब रीजन हमें हमारे जहन में आ गया होगा कि एक स्विमर जो है ना, जैसे ही वो स्विमिंग पूल से क्लाइंब आउट करता है तो इमीडिएटली ही बिगेन टू फील कोल्ड, उसको अचानक से सर्दी लगने लग जाती है। इसका क्या रीजन होना चाहिए? Water allow convection current to remove from heat from the skin. The water takes latent heat in order to evaporate. तो यहाँ पर जो B है, B is the correct answer. B correct answer किस लिए है?
कि वाटर ने इवेपोरेट होना है, ठीक है, तो वाटर विल इवेपोरेट बाय टेकिंग द लेटेंट हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से हीट लेगा एंड इवेपोरेट हो जाएगा पानी। अब जब पानी इवेपोरेट होगा, बॉडी से हीट ली जा रही है, तो बॉडी विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट। याद रखो, कोई भी चीज ठंडा कब फील करती है, जब हीट रिजेक्ट हो रही है उस बॉडी से। अगर हीट निकल रही होगी तो मतलब आपकी बॉडी अगर हीट को रेडिएट कर रही है तो यू विल फील कोल्ड। अक्सर आपने देखा होगा बुखार में सर्दी लगती है, मलेरिया के बुखार में ज्यादा सर्दी लग रही होती है। रीजन इज कि आपका बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर हो चुका होता है सराउंडिंग से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हीट रिलीज कर रही होती है। एंड रिलीजिंग ऑफ हीट मीन्स कि आपकी बॉडी से हीट निकल रही है एंड इट विल गिव अ कूलिंग इफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी कि भाई पानी इवेपोरेट हो रहा है और इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। Number 2 जी, assuming the temperature remains constant, which combination correctly describe the volume and shape of the gas of the liquid? अब इस तरह से वो पूछते हैं बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टॉपिक को, जिसको पढ़ते वक्त हम टीचर को कह रहे होते हैं सर 6th क्लास से पढ़ रहे हैं सर, अल्लाह का वास्ता है सर। तो वो जो 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो 6th क्लास से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग टेक्निक्स आर डिफरेंट। इज देयर एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो, हु इज देयर? हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं? Okay. Assuming the temperature remains constant, which combination correctly describe the volume and shape of the gas or liquid? अब Hello. बोलो बोलो। हेलो, बच्चों मेरी आवाज क्लियर है? इंटरनेट इंटरनेट ये क्या इंटरनेट। हुआ?